चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 7 है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपने 1 से लेकर 6 तक वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जल्दी आइए स्पीड में 1 से लेकर 6 तक वीडियो देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं, 35-35 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, कह रहा है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार के राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठा-पटक के बीच ही कलाओं और दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई-नई किस्में शहरों और गाँवों में फल फूल रही थीं। खैर, एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग-अलग किस्म के समाज अलग-अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे हो और क्यों हुआ, यह समझाया महत्वपूर्ण है, यह समझना हमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। उससे कह रहा कि जनजातीय नृत्य, संताल चित्रखर्रा, ठीक। ये जनजातीय नृत्य है जो किया जाता था उन लोग के द्वारा। चलो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कह रहा इस उपमहाद्वीप में बड़े हिस्सों में समाज और वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों और राजाओं द्वारा स्वीकृत किए गए। इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया, ठीक। आगे कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों पर परे जनजातीय समाज, कह रहा अलबत्ता दूसरे तरह के समाज से भी उस समय मौजूद थे जो उपमहाद्वीप के समाज में ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वह कई आसमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति ही कहा जाता था, ठीक। कह रहा प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकापोर्जन करती थीं, और कुछ दूसरी जनजाति के लोग शिकारी या संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला-जुला रूप अपनाते थे, ठीक। कर कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, ठीक। फिर आगे कह रहा है इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलग संस्कृति को बचाया, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों ही अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। उपमहाद्वीप में एक भौतिक मानचित्र लेकर इलाके बताइए जहाँ जनजाति लोग रहते हैं। तो आपको जनजाति लोगों के बारे में जानना है, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा। जनजाति लोग कौन थे? जनजाति लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकार और मुसाबिकारों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ये परंपरा हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांछित परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है
और कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। जैसे पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं या 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था और मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से लंगा और अरगन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी, बालोच। बालोच जनजाति। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी और गडरियों जनजाति रहती थी, ठीक। और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्व भाग पर ये नागा और कई दूसरी जनजाति पूरी तरह से प्रभुत्व था। अब उसके बाद ये हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र अब देख लो कौन सी है। गख्खर, गखोर, झुंझुआ, तंगलंगा, अरबुद, समास, कोली, भील, जटवाओ, भील, कोली, अष्टी, बैरगात, कोराच, गांड, बैगस, गोंड, चेर, मुंडा, रोम, संथाल, कोच, खाकी, बरलूच, है ना। ये काचरी इस जनजाति है ना। और तो कुछ छूटा नहीं हमारा, ठीक है। अब देखो कुल का मतलब क्या होता है। कुल का मतलब होता है परिवारों घरों में एक ऐसा समूह जो कुल कहते हैं, जो कि एक पूर्वज की संतान होने का दावा करता है। जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाके में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1551 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। मुंडा और संथाल कहाँ रहते थे? उड़ीसा और बंगाल में। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बिराद और कई दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में करोगर, वेतर और मारवाड़ और दूसरी जनजातियों का विशाल आबादी थी, ठीक। भील की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई एक जगह बसे हुए खेती और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने और रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे, ठीक। क्या कह रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। छोड़ो, उससे आगे देखो। खाना बदोश और घुमंती लोग कैसे रहते थे, ठीक। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचर्या उत्पादों पर निर्भर था। वे खेत या गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन, घी उत्पाद विनिमय भी करते थे, ठीक। कह रहा है कुछ खानाबदोश अपने जानवरों को सामानों के ढुलाई के लिए काम में करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते और सामानों को खरीद खरीद फरोख्त करते थे। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, घुमंतू लोग, ठीक, अपने सामान को किस तरीके से लाते हैं और कैसे एक स्थान दूसरे स्थान घूमते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत की बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है।
मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे व अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों में पहुंचाते थे। करब करब बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इनका कारवां टांडा कहलाता। इनका कारवां क्या कहलाता? टांडा। करा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का एक इस्तेमाल नगर के बाजारों तथा अनाज को ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते ही होंगे। 1 लाख बैल, सोच रहे हो? अब आगे देखो, कह रहा कि भ्रमणशील समूह का मतलब क्या था? खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशु-वृंद के साथ एक चरगाह से दूसरे चरगाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते एक जगह से दूसरी जगह में यात्रा किया करते थे। खानाबदोश भ्रमणशील समूह दोनों ही अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। बंजारे लोग क्या होते हैं? कह रहा 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। कह रहा सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टंडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। कितने बैल थे? 14,000 बैल थे। कह रहा सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टंडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चों को अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनके जीने का तरीका उन उन भरवाओं से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल अपने अपने होते थे। गाय बैल उनके अपने ही होते। कई बार वो सौदागरों के द्वारा भी भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध हो वहाँ वे खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहाँ वो महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ लाद लेते थे जहाँ जो किसी जगह पर मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। कह रहा टाडा में 600-700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। ठीक। और ठंडे मौसम में भी वो अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा है कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का भी काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों को विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करते थे। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे मोटे बोरे जैसे माल बनाते हुए बेचते थे। ठीक। आगे कह रहा है कि कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। वो नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों के गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ठीक। अब ये कह रहा है कि जो कांस की जो मूर्ति दिख रही है मगरमच्छ की कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा की है। ठीक। ये जो कांस की मूर्ति है ना, करा बदलता समाज और नई जातियां और श्रेणियां। बदलता समाज और नई जातियां और श्रेणियों के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है। कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई और नए नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। कर विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियां सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। कर वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक। कर जाति पर विचार विमर्श। कर वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित
उइयाकोंडन उदययार की 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों को एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है, जो अध्याय 2 में है। ठीक, आगे कह रहा है, वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ में रथ बनाने वाले लोग को सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए और जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना और बलि के लकड़ियों से बने समाज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना आदि शामिल थे। ठीक, आगे कह रहा है, कह रहा कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रवासियों के बीच राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ के कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। फिर आगे कह रहा है कि शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियों जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी शायद प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। आगे कह रहा है, राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे निम्नलिखित हैं। कहते देखते हैं। नजदीक से एक नज़र। करा गोंड लोग गोंडवान नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गोंडवान वन प्रदेश में रहते थे। ठीक, आगे कह रहा है कि वह स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। कह रहा प्रत्येक कुल अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के इतिहासकार अकबरनामा में उल्लिखित कि गढ़कंटका में गोंड राज 70,000 गांव थे। कितने राज थे? गोंड राज में 70,000 गांव थे। ठीक, कह रहा है इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित है। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में थे और ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा था। ठीक, कह रहा था कि 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता है, जो 12 गांवों को मिलाकर बनते हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि बड़े राज्यों के उदय में ने गोंड समाज के चरित्र का बदलाव डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोग ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए वह गढ़कंटका के गोंड राजा के अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब आगे बात करते हैं इसकी। करा सूबा सीमा सरकार। ये जितने भी बने ये सूबा सीमा सरकार की है। देखो, कोलांगा, मांडला, चौरागढ़, बायरोगढ़ और बंडोलगढ़। ठीक, आगे देखो क्या किया है। ये उसमें कुछ तो है नहीं, ये तो पेंटिंग वगैरह है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है कि दलपत की मृत्यु की कम उम्र में ही
दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और अपने 5 साल के पुत्र को वीर नारायण के नाम से पर शासन की कमान संभाली और उसके समय में राज्य का एक अधिक विस्तार हुआ। ठीक। 1565 में आसिफ खान ने नेतृत्व में मुगल सेनाओं के गढ़ कंटका पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। ठीक। कर उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ठीक। कह रहा है चित्र 6 एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र में मध्य प्रदेश। ये देख लो मध्य प्रदेश की नक्काशी है गोंड जाति वाले का, है ना। आगे देख लेते हैं। कह रहा कि गढ़कंटका एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों का उसका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमाया और जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्कों और हाथी बहुतायत में हथिया लिया। उन्होंने राजा का एक बाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कंटका के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वह काफी कमजोर हो गया और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष का असफल रहे। अब बात करते हैं अहोम की। अहोम का मतलब क्या था? अहोम लोग मौजूद म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइया या भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की और 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोच होजों में 1581 में राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्हें कई नए जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले ही आग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल किया। फिर आगे कह रहा है 1660 तक आते आते वह उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। ठीक। लेकिन हम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना ही नहीं रह सका। आगे कह रहा है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्यों में एक जनगणना की गई कि प्रत्येक गांव को अपनी बुरी आने पर निश्चित संख्या में पाइप भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। क्या किया जाता? स्थानांतरित किया गया। ठीक। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वह बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों से जुटे रहते थे। हम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। ठीक। आगे इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये देखो एक मैप दिया गया जिसमें भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक। वैसे इस मैप के बारे में तो कुछ पढ़ना नहीं था हम लोग का। हाँ ठीक। आगे देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों में बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय के सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक। कर शुरुआत में हम लोग अपने जनजाति और देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव से बढ़ोतरी हुई और मंदिर और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। कह रहा शिव सिंह 1714 से लेकर 44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था।
करा लेकिन अहम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अवस्था को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत के महत्वपूर्ण कृतियों के स्थानीय भाषा का अनुवाद किया गया था। खैरा बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। फिर आगे कह रहा कि विचार में मुगलों ने अहम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया। आगे बात करते हैं निष्कर्ष की। जिस युग में हम चर्चा करते हुए आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ है। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार जनजातियां थी, उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई और कालांतर में उनमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया और कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह राजनीतिक रूप में ताकतवर हो गए और उन्होंने बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों में साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ठीक, आगे कह रहा मंगोल। ठीक, मंगोल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। देखो मंगोल क्या है, कह रहा अपने एटलस में मंगोलिक ढूंढिए। ठीक, कह रहा इतिहास सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल की थी। ठीक, वे मध्य एशिया की घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविकसित प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में उसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व के खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। अब आगे कह रहा कल्पना करें, तो ये आपको बताना है ये क्या है। ठीक, आपको ये मैचिंग करनी है। ठीक, और ये कुछ इस तरह के स्थान दिए गए हैं, आपको भरने हैं। ठीक, एक बार देख लीजिएगा आप, ये सही गलत भरने हैं आपको। क्वेश्चन आंसर ये जो आपको करने हैं और ये इसमें। ठीक है, अब ये हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब एक चीज़ देखिए, रुकिए, ये हमारी वीडियो थी सीटेट के लिए और केवीएस के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देखिए, नहीं तो आपका भला नहीं है, इससे आपका घाटा ही होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है ना। और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। ठीक है, और जिसमें से आपको ये बहुत सी चीज़ें आपको कंप्लीट करना होगा। ये पूरी वीडियो आपने हमको कंप्लीट कर दी है। ठीक, और आपको इसी प्रकार से चैप्टर को कंप्लीट करना है हर समय। पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छे से रिवीजन भी करना है। जैसे 7वां चैप्टर हमने 1 से लेकर 6 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्या करने हैं कि 1 से लेकर 6 तक पूरे कंप्लीट करिएगा और उनके नोट्स बनाइएगा अच्छे से, और एक बार इस वीडियो को देखिएगा, पूरा रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका घाटा है, और इसके लिए आप रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा कि पहले लेसन का दूसरे लेसन में दिया गया, दूसरे का तीसरे में है, तीसरे लेसन का विस्तार चौथे में है, चौथे का 5वें में था, और 5वें का 6वां था, और 6वें का 7वां था। ठीक, अब जब हम लोग 7वां लेसन स्टार्ट करेंगे तो 7वें का आपको 8वें मिलेगा, और ऐसे 8वें का 9वें मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी कड़ी बनती जाती है हिस्ट्री की। तो आपको क्या करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक, और सीटेट का तैयारी करनी है, और अपने कमेंट बॉक्स छोड़ दिया करो उसमें। ठीक, कभी कभी वीडियो को मेरी फंसती है तो वो मत देखा करो, आप पूरा कंटेंट तैयार करो, है ना। कंटेंट तैयार करने से अच्छा है। वैसे आप लोग नहीं पूरी पढ़ सकते हैं, वैसे ये वीडियो 30 मिनट की जो मैं बना रहा हूँ, ये आप लोग जरूर पढ़ सकते हो। ठीक है, और बुक भी आप पूरी पढ़ सकते हो।
तो वीडियो में इतना ही था और ठीक है।